हाय स्टूडेंट्स, मैं चंद्रदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आज विलयन का अध्ययन करेंगे और विलयन में पढ़ता है नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है, और इसके बाद पढ़ेंगे क्या है मोल प्रभाज्य क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और मोलों की संख्या हमने मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ाई है। तो देखते हैं फिर इसके बाद। देखिए, नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता कहते हैं नॉर्मलिटी। इसे दर्शाते हैं यह से फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलायन का, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला होता है। अब देखिए होता क्या है, जो तुल्यांकों की संख्या होती है, ये क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांक की भार, भार बटे तुल्यांकी भार होता है। तो यहाँ द्रव्यांश मतलब है तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे एक्स फैक्टर, अणुभार बटे एक्स फैक्टर होता है। और जहां पर एक्स फैक्टर क्या होता है, जैसे अम्ल है तो एक्स फैक्टर जो होगी उसकी क्षारकता के बराबर होगी। जैसे 2 है, एक्स फैक्टर आ जाएगा तो ये क्या होती है, ये एक्स फैक्टर जो है या तो अम्लता के बराबर होगी, क्षार है तो अम्लता के बराबर, और अम्ल है तो क्षारकता के बराबर। या फिर एक और केस होता है, जैसे मानते हैं कोई लवण है तो उस पर धनावेश की मात्रा या जितना भी उस पर धनावेश आएगा, कुल धनावेश, या लवण के लिए क्या होगा, कुल धनावेश की मात्रा, या कोई आयन है तो आवेश की मात्रा, ये हो जाएगा। तो ये होता है एक्स फैक्टर। कुल आवेश की मात्रा, ये होता है एक्स फैक्टर। जैसे H2SO4 है तो उसका एक्स फैक्टर आ जाएगा 2। अम्ल है तो कितना H+ देगा, वो 2H देगा H2SO4, तो उसकी जो क्षारकता होगी आ जाएगी 2। जैसे उसका होल ट्वाइस क्षारकता आ जाएगी 2। तो ये होता है एक्स फैक्टर। तो देखिए, तुल्यांकी भार का एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें 5 मिनट का, फिर उसमें डिटेल में बताएंगे। तो ये नॉर्मलता का ये होती फार्मूला, नॉर्मलता इक्वल टू विलय की तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, भार बटे एक्स फैक्टर होता है। ये फार्मूला होता है। देखिए, हम क्या कर देते हैं, हम इसे एक बार और फार्मूला लिखते हैं इसे, यार ये हो जाएगा फार्मूला। अच्छा, ये नॉर्मलता को यहां से दर्शा देंगे हम, तुल्यांकों की संख्या को दर्शा देते हैं NE से, और आयतन को हम V से दर्शा देते हैं लीटर में। ये हो जाएगा फार्मूला। यहाँ V क्या है, लीटर में होना चाहिए, तो ये फार्मूला है। NE क्या है, ये तुल्यांकों की संख्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी क्या है, नॉर्मलता है। और देखिए, इसकी मात्रा क्या होती है नॉर्मलता की। अच्छा देखिए, यहाँ तुल्यांकों की संख्या आ जाएगा मात्रा तुल्यांक या इक्विवेलेंट ये कहते हैं, और ये तुल्यांक पर लीटर, ये हो जाएगा मात्रक, या फिर इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये होगा मात्रक इसका। इसके अतिरिक्त देखिए एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, नॉर्मल विलयन क्या होता है, नॉर्मल विलयन जिसकी नॉर्मलता क्या होती है, 1 होती है। परिभाषा होगी वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है, क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। सेम ऐसे, और इसके अतिरिक्त देखिए, जैसे n है और मात्रक भी होते हैं इसकी जो मात्रक होते हैं, जैसे n है, n ऐसे क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, n/2 है सेमी नॉर्मल, n/10 है तो डेसी नॉर्मल, ऐसे n/100 है तो सेमी
नॉर्मल ये होता जाता है, ये होगा नॉर्मल, ये सेमी नॉर्मल, सेम मॉडल की तरह। अगला ये हो जाएगा देसी नॉर्मल, और अगला है N/100 आ जाएगा, ये क्या होगा सेंटी नॉर्मल होगा। तो ये होते हैं अदर मात्रक, अदर यूनिट, सेंटी नॉर्मल ये होता है। देखिए परिभाषा अगर हमें देना होगा तो क्या होगी परिभाषा से, बेलेन के एकांक लीटर आयतन में घुले हुए बेले के तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बेलेन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला ये सब लिखोगे और या फिर इसे इस फॉर्म में कर सकते हो, n=ne/v, और यानी क्या है बेले के तुल्यांकों की संख्या और v क्या है आयतन लीटर में होने से, ये कंडीशन होता है। हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 ये क्वेश्चन है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 250 ml जल में घुला है, बेलेन की नॉर्मलता बताइए। देखिए बेलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, बेलेन के तुल्यांकों की संख्या बटे बेलेन का आयतन लीटर में ये होता है। तो देखिए ये आयतन क्या हो गया है, आयतन है यहाँ पर 250 ml, यानी आ जाएगा इसे खिला से भाग देंगे तो आ जाएगा ये लीटर में हो जाएगा, यानी 1/4 ये हो जाएगा लीटर, इतना हो गया है। और इसके फिर देखिए हमें ग्राम में मात्रा पता है, तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांक भार पता होना चाहिए। पहले तुल्यांक की संख्या है तो H2SO4 का पहले अवभार देख लेते हैं। H2SO4 का अवभार ये आता है, देखिए अवभार क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक वेट 2 × 1 सल्फर ये 32, अगला 4 × 16 तो यह जाएगा ये 98 आ जाएगा, ये 98 ये होता है अवभार होता है इसका, हमें तो इसे याद रखना चाहिए सब अवभार होगा। हम आ जाते हैं, देखिए अब इसका एक्स फैक्टर क्या है, H2SO4 में क्या है 2 H है और दोनों रिप्लेसेबल हैं, हटने वाले हैं, दोनों H जो है हट जाने वाले H हैं। तो H2SO4 का एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि ये क्या करेगा H2SO4 2 H प्लस देगा, यानी एक्स फैक्टर हो गया 2 से H3PO4 होता तो क्या होगा, एक्स फैक्टर हो जाता 3, क्योंकि रोशनी की जो है 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 3 हट जाने वाले हाइड्रोजन है H3PO4 में। तो यहाँ पर H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, H2SO4 का तुल्यांकी भार ये क्या होता है, भार बटे एक्स फैक्टर, और भार अपान एक्स फैक्टर आ जाएगा ये 98/2 यानी आ जाएगा 49, ये हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार। अब ये फार्मूला पता है, नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है बेलेन के तुल्यांकों की संख्या, या पहले तुल्यांकों की संख्या बता देते हैं। देखिए तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, H2SO4 के तुल्यांकों की संख्या, H2SO4 के तुल्यांकों की संख्या ये क्या होगा, देखिए ये क्या होता है, भार बटे होता है तुल्यांकी भार, भार अपान तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कितना आया है इसका, भार कितना है 4.9 और तुल्यांकी भार है ये 49, तो आ जाएगा 0.1 इतना हो जाएगा, ये तुल्यांकी भार आ गया है। अब देखिए त्रिशा आ रहा है। अब इसके बाद है नॉर्मलता, एक क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है तुल्यांकों की संख्या, बेले के तुल्यांकों की संख्या, बेले के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन आ रहा है, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, ये होता है फार्मूला। अच्छा देखिए
विलय की तुल्यांक संख्या ये कितनी है, ये है 0.1 और आयतन कितना है इसका 1/4 है, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर 1/4 है, तो आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 × 4 यानी आ जाएगा 0.4 और क्या तुल्यांक पर लीटर, तुल्यांक पर लीटर ये हो जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। हम इसके बाद आ जाते हैं मोल प्रभाज क्या होता है, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। इसके बाद है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश, क्या कहते हैं इसे, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये होता है। देखें क्या होता है, फार्मूला होता है इसमें अवयव का मोल प्रभाज या घटक का मोल प्रभाज, घटक का मोल प्रभाज ये होता है घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ऐसे कर सकते विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, उपस्थित कुल मोलों की संख्या ये होता है फार्मूला। देखिए परिभाषा क्या होगा यहां पर देखते हैं। देखिए ये अनुपात किसका, घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के योगफल का। डिफिनेशन क्या होता है, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के योगफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। क्या होता है ये मोल प्रभाज, क्या होता है, घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा सभी घटकों के, सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के, सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात को, योग के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। और फार्मूला क्या होता है, घटक का मोल प्रभाज इक्वल टू होता है घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। जैसे हम मान लेते हैं क्या है, विलय और विलाय के दो घटक है, यानी द्विअंकीय विलयन है, दो घटक है, तो x रूट क्या होगा, और इसे देखिए मोल प्रभाज को हम दर्शाते हैं किससे, काई से, ऐसे इस तरह से ये होता है। और मोलों की संख्या को हम क्या मान रहे हैं, माना विलय के मोलों की संख्या n1, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n तथा विलाय के मोलों की संख्या हम मानते हैं सॉल्वेंट, विलाय के मोलों की संख्या हम मानते क्या है, n सॉल्वेंट है। तो आ जाएगा x का रूट क्या होगा, x रूट मतलब विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश, इसे हम किसे दर्शाएंगे, x स्वरूप से। अब क्या होगा विलय, मतलब विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, या फिर इसे दर्शाई बात लिख देते हैं, विलय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, बटे कुल मोलों की संख्या।
या फिर देखिए हम इसे लिख देते हैं यक्स, ये है काई स्वरूप बराबर क्या हो जाएगा ये एन स्वरूप, मतलब विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये हो जाएगा एन स्वरूप प्लस एन सॉल्वेंट, एन स्वरूप प्लस एन सॉल्वेंट, जहां पर एन क्या है मोलों की संख्या है, तो ये फार्मूला आएगा। ये कहीं नहीं देखेगा यहाँ पर n1 अपान n1 प्लस n2, तो ये होता है। अच्छा देखिए सेम ऐसे विलायक का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा, कार्य स्वरूप क्या हो जाएगा, कार्य सॉल्वेंट क्या होगा, ये होगा कार्य सॉल्वेंट इक्वल टू एन सॉल्वेंट, मतलब विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या एन सॉल्वेंट अपान एन स्वरूप प्लस एन सॉल्वेंट, एन स्वरूप प्लस एन सॉल्वेंट, ये होगा। देखिए अच्छा देखिए हम इन दोनों का कर देते हैं सम, फ्लूइड और सॉल्वेंट का हम लिख देते हैं यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये होता है। हम थोड़ा सा देखिए कार्य स्वरूप और कार्य सॉल्वेंट क्या होता है, ये दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। बोला हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए कार्य स्वरूप प्लस कार्य सॉल्वेंट जो होता है ये कितना होता है, दोनों का योगफल आएगा 1, ये होता है कंडीशन। हम देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा ना इन दोनों को, तो ये होता है कार्य, मतलब ऐसे कह सकते हैं विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभावों का जो योगफल होता है वो इकाई के बराबर होता है, ये कंडीशन है। तो मोल प्रभाव के बारे में ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में 60 ग्राम यूरिया घुला है, यूरिया का मोल अंश बताइए। देखिए मोल अंश क्या होता है, मोलों की संख्याओं का, देखिए ये होगा यूरिया का मोल प्रभाव बराबर क्या होगा, यूरिया की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये होगा फार्मूला। तो मैं पहले यूरिया की मोल बताते हैं, यूरिया के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, ये क्या होगा, ये होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। अच्छा देखिए यूरिया का जो भार है ये कितना है, 60 ग्राम है, और जो यूरिया का अनुभार होता है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, और जब यहाँ से सभी का सम करते हैं, यानी अनुभार जो आता है ये आता है 14 प्लस 2 गुणे 1 14 प्लस 21 16 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 into 1, ये आएगा 60 आ जाएगा, इतना देखिए ना 60 ही आएगा। इसका जो अनुभार होता है का कितना आता है, 60 आता है, तो अनुभार आ जाएगा 60 और आ जाएगी मोल की संख्या 1 हो जाएगा। हम इसे लिख देते हैं काई यूरिया या एन यूरिया, ये क्या हो रहा है, ये एन यूरिया क्या हो गया है, ये एन यूरिया है, ये 1, यूरिया की मोल की संख्या आ गई 1। इसके बाद देखते हैं जल का मोल प्रभाव, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, ये क्या होगा, ये होगा भार बटे अनुभार, इसे दर्शा देते हैं, ये होगा यन जल NH2 इक्वल टू भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। अच्छा जल का कितना भार है यहाँ पर, ये है 36 ग्राम, और अनुभार कितना होता है 18, जल का अनुभार, तो ये आ जाएगा 2, यानी NH2 कितना है 2 है। अब देखिए हमें क्या बताना है, यूरिया का मोल अंश, यूरिया का मोल प्रभाव बताना है। मोल प्रभाव क्या होता है फार्मूला, ये होता है एन यूरिया का यूरिया इक्वल टू होगा ये, मतलब ये यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, है ना, ये होगा इक्वल टू यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। या फिर इसे लिख सकते हैं यहाँ पे काई यूरिया इक्वल टू
n यूरिया बटे n यूरिया प्लस n H2O आ जाएगा। देखिए कितना है, यूरिया की मोल संख्या आया है 1 और कुल मोल संख्या 1 प्लस 2 यानी आ जाएगा 1/3 और 1/3 ये किसके बराबर होगा 0.33, ये इतना होगा। तो ये है यूरिया का मोल प्रभाव। सिमिलरली ऐसे अगर हमें कहता जल का मोल प्रभाव, तो जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो वहां से आ जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, जल के मोलों की संख्या ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, जैसे मानते अगर पूछा जाता है NH2 पूछा जाता, H2 पूछा जाता, तो हमें क्या पता है काई यूरिया प्लस काई H2O, ये दोनों का योगफल कितना होता है 1 होता है, हमें ये पता है। तो यहां से भी कर सकते थे हम, आ जाएगा काई यूरिया इक्वल टू 1 माइनस काई यूरिया, काई इक्वल टू 1 माइनस काई यूरिया, आ जाएगा 1 माइनस 0.33, ये लगभग आता है 0.66 लगभग आ जाता है। ये काई H2O आ जाता है। अगर पूछता तो हमारा आंसर तो यही पर मैच कर गया है, काई यूरिया जो है यही पे मिल गया है, 0.33 है, ये हमारा आंसर ये है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।